नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश सैनी स्वागत करता हूँ सभी विद्यार्थियों का इस वीडियो के अंदर। और जैसा कि हम बायोलॉजी पढ़ रहे थे, हम बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं और कल हमने पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा था। अगर आपने कल की क्लास अभी तक नहीं देखी है तो इसी चैनल पर जाइए और मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है वहाँ जीव विज्ञान के नाम से। उसमें आपको पहली क्लास पाचन तंत्र की मिल जाएगी, उसको आप एक बार ज़रूर देखिए। और आज शुरुआत करेंगे हम पाचन तंत्र की दूसरी क्लास की। आज कल तक हमने पढ़ लिया था, यानी कि जो पाचन तंत्र है वो दो भागों से मिलकर बना होता है, एक तो हारनाल और एक पाचक ग्रंथियाँ। हारनाल के बारे में आज हम देखेंगे, हारनाल में कौन कौन से वो हैं, यानी कि भोजन किन किन माध्यमों से होकर गुजरता है, उसी को हम हारनाल कहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मुख, फिर मुख गुहा, फिर ग्रसनी, फिर ग्रसिका, फिर आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, एनसिया, गुदा के बारे में। पाचक ग्रंथियों के अंदर हमने देखा था कि लार ग्रंथि है, लीवर है जो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, और अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज ग्रंथि। तो सबसे पहले हम हेडिंग पर लगाएंगे, आज पढ़ेंगे हारनाल के बारे में। तो देखते हैं हारनाल क्या होती है। सबसे पहले हेडिंग पर लगाते हैं हारनाल, आहार नाल। हारनाल सबसे पहले देखेंगे कि हारनाल की लंबाई कितनी होती है। याद लिखिए, हारनाल की लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर होती है। अगला देखेंगे कि हारनाल की शुरुआत हारनाल की शुरुआत हारनाल की शुरुआत मुख से होती है। मुख से होती है। अगला देखेंगे कि हारनाल का अंतिम भाग कौन सा है, एनस या गुदा। हारनाल का अंतिम भाग एनस या गुदा। एनस या गुदा होता है। हारनाल का सबसे अंतिम भाग है वो एनस या गुदा होता है, और हारनाल का सबसे लंबा भाग है वो छोटी आंत होती है। हारनाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत, और हारनाल का सबसे चौड़ा भाग आमाशय होता है। हारनाल का सबसे चौड़ा भाग आमाशय होता है। ये देखिए, हारनाल की लंबाई है वो लगभग 8 से 10 मीटर होती है, और हारनाल की शुरुआत है मुख से होती है।
हारनाल का अंतिम भाग है वो एनस या गुदा होता है। हमने कल देखा था कि हारनाल का पहला भाग है वो मुख है और अंतिम भाग है वो गुदा है। और हारनाल का सबसे लंबा भाग है वो छोटी आंत होती है जिसकी लंबाई लगभग 6 मीटर के आसपास होती है, लगभग 6 मीटर। और हारनाल का सबसे चौड़ा भाग है वो आमाशय होता है। तो एक बार इसको देखिए, चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, आप सभी ने शायद इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं कि हारनाल है, हारनाल पढ़ रहे हैं हम। इसमें हारनाल की लंबाई है वो कि लगभग 8 से 10 मीटर होती है। और हारनाल की शुरुआत है वो मुख से होती है, जबकि हारनाल का जो अंतिम भाग है वो एनस या गुदा होता है। और हारनाल का सबसे लंबा भाग है वो छोटी आंत होती है और हारनाल का सबसे चौड़ा भाग है वो आमाशय होता है। आगे देखते हैं, अब हारनाल का पहला पढ़ते हैं हम, यानी कि हारनाल की शुरुआत मुख से होती है। तो हम पढ़ेंगे अब मुख के बारे में। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब पढ़ेंगे हम मुख के बारे में कि मुख क्या होता है। मुख में ज़्यादा इतना है नहीं याद करने लायक। हम देखेंगे मुख के बारे में। दो होठों से घिरी हुई संरचना को ही मुख कहते हैं। दो होठों से घिरी हुई संरचना को ही मुख कहते हैं। दो होठों से घिरी हुई संरचना को ही मुख कहते हैं। नेक्स्ट है इसमें कि हारनाल का जो पहला भाग है वो भी मुख ही होता है, यानी कि हारनाल की शुरुआत हारनाल की शुरुआत मुख से होती है। इसमें ज़्यादा है नहीं कुछ कि मुख किसे कहते हैं। दो होठों से घिरी हुई संरचना को मुख कहते हैं। और मुख का हारनाल का जो पहला भाग है मुख है, यानी कि हारनाल की शुरुआत मुख से होती है। हम आगे देखेंगे मुख के बाद में मुख गुहा के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं मुख गुहा के बारे में। मुख गुहा, मुख गुहा के हमने अंदर कल देखा था कि मुख गुहा में हम 3 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। मुख गुहा में हम पहले पढ़ेंगे जीभ के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे दांत के बारे में, और फिर हम पढ़ेंगे लार ग्रंथि के बारे में। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं, यानी कि जीभ के बारे में पढ़ेंगे। मुख सबसे पहले हम इसमें
चलो पहले मैं लिख देता हूँ थोड़ा कि इसमें हम जीभ, दांत और लार ग्रंथि का अध्ययन करेंगे। लार ग्रंथि का अध्ययन करेंगे। अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें जीभ, फिर दांत और फिर लार ग्रंथि का इसमें अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग पे हम लगाते हैं जीभ के बारे में। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे जीभ के बारे में कि जीभ का क्या कार्य है, कैसी होती है, क्या काम आती है, इन सभी के ऊपर हम अभी चर्चा करेंगे। जीभ के अंदर हम सबसे पहले अब हम पढ़ रहे हैं मुख गुहा के अंदर जीभ को, यानी कि जीभ जीभ के बारे में हम देखते हैं सबसे पहले कि जीभ के क्या कार्य हैं, कैसी होती है। तो जीभ में हम लिखेंगे कि यह एक मांसल अंग होता है। मांसल अंग, मांसल अंग होता है। इसका क्या मतलब है, मांसल अंग होता है? जीभ है, जीभ में किसी प्रकार की कोई हड्डी नहीं पाई जाती है। इसका मतलब जीभ होती है वो मांस की बनी होती है, इसलिए हम मांसल अंग कहते हैं। यानी कि जीभ में किसी भी प्रकार की कोई हड्डी नहीं पाई जाती है, इसलिए ही तो हम इसलिए मांसल अंग कहते हैं। फिर जीभ में नेक्स्ट लिखेंगे हम कि इसका अग्रभाग, इसका अग्रभाग मुक्त अवस्था में पाया जाता है। मुक्त अवस्था में होता है। मुक्त अवस्था में होता है, जबकि इसका अंतिम भाग, इसका पश्च भाग इसका पश्च भाग फ्रेनुलम, फ्रेनुलम से जुड़ा होता है। इसका अग्रभाग मुक्त अवस्था में होता है, जबकि इसका पश्च भाग है वो फ्रेनुलम से जुड़ा होता है। इसमें है अग्रभाग। अग्रभाग का मतलब होता है जो जीभ का आगे का भाग होता है, जैसे ये। तो ये मुक्त अवस्था का मतलब है ये किसी से भी जुड़ा नहीं होता है, यानी कि ये खुला ही तो रहता है, ये किसी से टच थोड़ी है, ये बिना टच है, ये तो ऐसे ही मुक्त अवस्था में है। इसलिए जीभ का जो अग्रभाग है वो मुक्त अवस्था में होता है, और जबकि जीभ का पश्च भाग यानी कि जो जीभ का पीछे का भाग होता है वो फ्रेनुलम यानी कि रेशेदार ऊतकों के द्वारा ये जुड़ा होता है। जीभ का अंतिम भाग यानी कि जिसे पश्च भाग भी बोला जाता है। फिर हम पढ़ेंगे कि जीभ के बारे में कि जीभ का अग्रभाग होता है वो, उसका स्वाद कैसा होता है, कैसे नहीं होती है, कैसे इसकी स्ट्रक्चर होती है। इसको समझना आप ध्यान से एक बार। ये हम बना रहे हैं, जीभ का चित्र बना रहे हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ये होते हैं रेशेदार ऊतक यानी कि फ्रेनुलम।
और ये होता है इसका अग्रभाग, ये वाला, ये होता है अग्रभाग। और ये होता है ये वाला, ये होता है अग्र पार्श्व भाग, अग्र पार्श्व भाग। और ये होता है ना, ये होता है पश्च पार्श्व भाग, पश्च पार्श्व भाग, पश्च पार्श्व भाग, ये वाला, ये वाला पश्च पार्श्व भाग। और इस पर ये क्या पाई जाती है, स्वाद कलिकाएं। इस पर क्या पाई जाती है, स्वाद कलिकाएं, जिससे हमें स्वाद का पता लगता है। लगभग 9000 इस पर क्या पाई जाती है, स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। ये किनारे पर ही पाई जाती है, लगभग बीच वाले भाग में, जीभ में ये नहीं पाई जाती है। लगभग बीच वाला भाग खाली रहता है, ये वाला। ये हो गया अग्रभाग, अग्रभाग। इससे किसका पता चलता है, इससे हमें मीठे का पता चलता है, मीठे का। कोई भी चीज़ मीठी होती है उसका पता हमारी जीभ के अग्र वाले भाग से लगता है। फिर होती है अग्र पार्श्व भाग, ये वाला अग्र पार्श्व, अग्र पार्श्व, अग्र पार्श्व वाले भाग से हमें नमकीनी स्वाद का पता चलता है, नमकीनी, नमकीनी। और फिर ये होती है ना, ये वाली, ये होती है पश्च पार्श्व, पश्च पार्श्व, पश्च पार्श्व। इससे हमें खट्टे का पता चलता है। कोई भी चीज़ खट्टी होती है वो हमारे इससे ही पता चलता है, खट्टे का। इससे खट्टे का पता चलता है। और ये होता है पश्च भाग, पश्च भाग। इससे हमें कड़वे का पता चलता है कि कोई भी चीज़ है वो कैसी है, कड़वी है, तो उसे हमें पश्च भाग का पता चलेगा। अगर कोई भी चीज़ कड़वी है, अगर हम उसे जीभ के अग्रभाग से देखेंगे तो उससे हमें पता नहीं चलेगा। कोई भी चीज़ मीठी है, अगर उसे हम लास्ट में जीभ के अंतिम भाग पर रख देंगे तो उससे ये पता नहीं चलेगा कि ये मीठी है या फिर ये खट्टी है। उसे हम जीभ के आगे के भाग से अगर हम देखेंगे, उससे चख कर, तो हमें ये पता चलेगा कि ये मीठी है। और जीभ के जो ये अग्र पार्श्व वाले भाग से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये स्वाद में नमकीनी स्वाद है। जीभ के पश्च पार्श्व भाग से हम देखेंगे तो इससे हमें पता चलेगा कि ये पदार्थ खट्टा है। और जीभ के अंतिम भाग यानी कि पश्च भाग से हम देखेंगे तो ये हमें पता चलेगा कि जो स्वाद है वो कड़वा है। और ये है फ्रेनुलम, ये क्या है, फ्रेनुलम है। फ्रेनुलम, ये होती है फ्रेनुलम। इसे रेशेदार ऊतक भी बोलते हैं, रेशेदार ऊतक, रेशेदार ऊतक भी बोलते हैं। अब देखते हैं कि जो जीभ का अग्रभाग है वो मीठा हो गया, और अग्र पार्श्व भाग है वो नमकीनी हो गया, और पश्च पार्श्व भाग है वो खट्टा हो गया। 1 मिनट का आप वेट कीजिएगा।
चलिए अब हम आगे देखते हैं कि जो ये है, ये वाली ये क्या है, ये है स्वाद कलिकाएँ। लगभग 9000 स्वाद कलिकाएँ पाई जाती है, लगभग 9000 9000 9000 स्वाद कलिकाएँ, स्वाद कलिकाएँ, स्वाद कलिकाएँ। इसे पैंपीला अंकुर भी कहा जाता है, पैंपीला, पैंपीला अंकुर। मैं यहाँ भी लिख देता हूँ कि जो जीभ के ऊपर दानेदार संरचना पाई जाती है उसे पैंपीला अंकुर भी कहा जाता है। जीभ पर दानेदार संरचना, दानेदार संरचना पैंपीला अंकुर कहलाती है, कहलाती है। इसे ध्यान से देखिए एक बार। यह एक मांसलंग होता है और इसका अग्रभाग मुक्त अवस्था में होता है, जबकि इसका पश्च भाग है वो फ्रेनुलम से जुड़ा होता है। और ये रहा इसका अग्रभाग जो कि मीठे की जानकारी देता है, और ये रहा इसका अग्र पार्श्व भाग जो कि नमकीनी स्वाद की जानकारी देता है, और ये है इसका पश्च पार्श्व भाग जो कि खट्टे की जानकारी देता है, और ये है इसका पश्च भाग जो कि हमें कड़वे स्वाद की जानकारी देता है। इस पर लगभग 9000 स्वाद कलिकाएँ पाई जाती है जो कि दानेदार संरचना होती है, उसको हम पैंपीला अंकुर भी कहते हैं। अब रहे जीभ के कार्य की, जीभ के क्या कार्य होते हैं इनको भी हम देख लेते हैं। कार्य, जीभ का क्या कार्य है इनको शायद सभी जानते हैं। जीभ का कार्य है कि जीभ बोलने में सहायता करती है, पहला कार्य यही है, बोलने में सहायता, बोलने में सहायता। बोलने में सहायता करती है। और क्या कार्य है, भोजन को निगलने में भी जीभ सहायता करती है, भोजन को निगलने में, भोजन को निगलने में, भोजन को निगलने में, भोजन को निगलने में। और क्या कार्य है जीभ के, जीभ स्वाद की भी जानकारी देती है कि कोई भी पदार्थ खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, इन सभी की जानकारी भी कौन देती है, जीभ ही देती है। जीभ का अगला कार्य हो जाएगा कि जीभ स्वाद की जानकारी देती है, स्वाद की जानकारी, स्वाद की जानकारी भी किससे कौन देती है, जीभ ही देती है। फिर जीभ का अगला कार्य क्या है, जीभ का एक इम्पोर्टेंट कार्य है कि जीभ ताप नियमन में भी सहायक होती है, यानी कि जीभ हमारे शरीर का टेम्परेचर यानी कि तापमान नियम यानी कि संतुलन करने के लिए या सही करने के लिए भी जीभ सहायता करती है इसमें भी, यानी कि जीभ ताप नियमन में भी सहायता करती है, ताप नियमन में भी जीभ सहायता करती है, ताप नियमन में सहायता करती है, ताप नियमन में सहायक। और क्या कार्य है जीभ के, जीभ आपने देखा होगा कि कभी कभार हम खाना खाते हैं तो भोजन के कुछ पदार्थ हैं वो हमारी दाढ़ में अटक जाते हैं जैसे, तो उनको भी सुलझाने में जीभ सहायता करती हैं। देखा होगा आपने कभी कभी बहुत कोई भी जैसे हम सब्जी खाते हैं, कुछ भी खाते हैं ऐसे, तो वो अटक जाता है तो वो नहीं निकलता है, तो उसको निकालने का कारण भी लास्ट में हमारी जीभ ही करती है। ऐसा बोल सकते हैं कि जीभ मुंह की सफाई करने में भी जीभ सहायता करती है, मुंह की सफाई करने में, मुंह की सफाई करने में, मुंह की सफाई करने में भी जीभ सहायता करती है। तो एक बार इसको आप देखिए कि जो जीभ है उसकी मैंने पूरी जानकारी आपको बता दी है लगभग।
इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। शायद स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि जीव है, जो कि जीव एक मांसलंग होती है, यानी कि जीव के अंदर हड्डी नहीं पाई जाती है। और जो जीव का अग्रभाग है वो मुक्त अवस्था में होता है, यानी कि जो जीव का आगे वाला भाग है वो किसी से भी टच नहीं होता है, किसी से भी जुड़ा नहीं होता है। जीव का जो पश्च भाग है वो फ्रेनुलम से जुड़ा होता है, यानी कि रेशेदार ऊतक से जुड़ा होता है, जो कि अंतिम भाग होता है। फिर हमने देखा था जीव के कार्य, यानी कि जीव क्या क्या करती है। जीव भोजन को निगलने में सहायता करती है, जीव बोलने में भी सहायता करती है, और जीव ताप नियमन का कार्य करती है, और हमारी मुंह की सफाई करने में भी जीव कहीं ना कहीं सहायता करती है। फिर हमने देखा था जीव के बारे में, जो कि जीव का चित्र ये रहा, यानी कि जीव का जो अग्रभाग है वो मीठे की जानकारी देता है, और जीव का जो अग्र पार्श्व भाग है वो नमकीनी स्वाद की जानकारी देता है, और जीव का जो पश्च पार्श्व भाग है वो हमें खट्टे की जानकारी देता है, और जीव का जो पश्च भाग है वो कड़वे स्वाद की जानकारी देता है। और ये जीव पर लगभग 9000 स्वाद कलिकाएँ पाई जाती है, जिसे पैम्पीला अंकुर भी कहा जाता है। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे मुख गुहा का पहला पार्ट हमने क्लियर किया। मुख गुहा के अंदर हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे, जीभ, दांत और लार ग्रंथि के बारे में। सबसे पहले हमने जीभ के बारे में देख लिया है, अब हम दांत के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि टीथ के बारे में। तो देखते हैं अब दांत के बारे में कि कैसा होता है, क्या दांत के कार्य हैं, मनुष्य के मुंह में कितने दांत होते हैं, इसकी कैसी संरचना होती है, कैसे होता है। दांत के बारे में, दांत का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है, वो सभी हम अभी पढ़ेंगे। चलिए दांत के बारे में पढ़ते हैं हम। दांत यानी कि टीथ। टीथ के बारे में सबसे पहले टीथ के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि दांत के बारे में, कि दांत का अध्ययन विज्ञान की ओडोंटोलॉजी शाखा में किया जाता है। दांत का अध्ययन ओडेंटोलॉजी दांत का अध्ययन ओडेंटोलॉजी शाखा में करते हैं। यानी कि जो दांत का अध्ययन है वो हम विज्ञान की ओडेंटोलॉजी शाखा में करते हैं। फिर दांत के बारे में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि मनुष्य के मुंह में दांत 3 प्रकार के पाए जाते हैं, वो कौन कौन से हैं। मनुष्य के मुंह में दांत 3 प्रकार के पाए जाते हैं। दांत 3 प्रकार के पाए जाते हैं। 3 प्रकार के पाए जाते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से हैं? पहला है विषमदंती। पहला कौन सा है? विषमदंती। दूसरा है द्विवारदंती। जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डाइमॉर्फोडेंट। तीसरा है गर्तदंती। मनुष्य के मुंह में दांत है वो 3 प्रकार के पाए जाते हैं। विषमदंती, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं हीटेरोडेंट, और दूसरा है द्विवारदंती, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डाइमॉर्फोडेंट, और तीसरा है गर्तदंती, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं थिकोडेंट। अब विषमदंती, द्विवारदंती और गर्तदंती,
एक एक के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला हम हेडिंग पर लगाते हैं, पहला हम पढ़ेंगे कि जो विषम दंती है वो किसे कहते हैं। मनुष्य के मुख में 3 प्रकार के दांत है। पहला हम पढ़ रहे हैं विषम दंती के बारे में। विषम दंती यानी कि मनुष्य के जो जबड़े में दांत है वो 4 प्रकार के पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें हम विषम दंती कहते हैं। कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जिनमें दांत समदंती यानी कि जितने भी दो दांत होते हैं वो समान होते हैं। जैसे मछली है उसमें लगभग समान दांत पाए जाते हैं सभी। अब हमारे मुख में है वो अलग अलग प्रकार के दांत पाए जाते हैं, किसी अलग अलग उनके कार्य है। आपने सुना होगा कृंतक, रदनक, इन सभी के अलग अलग कार्य है और इनके अलग अलग ही संख्या है, क्योंकि सभी प्रकार के एक समान दांत नहीं है, इसीलिए तो इन्हें विषमदंती कहते हैं। इसलिए हम पढ़ रहे हैं विषमदंती यानी कि मनुष्य के मुख में, मनुष्य के जबड़े में दांत 4 प्रकार के पाए जाते हैं। मनुष्य के जबड़े में दांत 4 प्रकार के पाए जाते हैं, 4 प्रकार के पाए जाते हैं। इसलिए पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें विषमदंती कहते हैं। विषमदंती कहते हैं। मनुष्य के जबड़े में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें विषमदंती कहते हैं। अब वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं। पहला प्रकार है कृंतक। दूसरा प्रकार है रदनक। तीसरा है अग्रचवर्णक। सी, और चौथा प्रकार है चवर्णक। कृंतक को इंग्लिश में बोलते हैं इंसाइजर। रदनक को इंग्लिश में बोलते हैं केनाइन। अग्रचवर्णक को इंग्लिश में बोलते हैं प्रीमोलर। और चवर्णक को इंग्लिश में बोलते हैं मोलर। अब इनकी कितनी कितनी संख्या होती है। हमारे मुख में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। कृंतक है इनकी संख्या मुख में होती है 8, और जो रदनक है इनकी संख्या होती है 4, और जो अग्रचवर्णक यानी कि प्रीमोलर है इनकी संख्या होती है 8, और जो चवर्णक यानी कि जो मोलर है इनकी संख्या होती है 12। ध्यान से देखिए एक बार। मनुष्य के जबड़े में दांत 4 प्रकार के पाए जाते हैं, यानी कि इसलिए ही हम इसे विषमदंती कहते हैं। 4 प्रकार के कौन कौन से हैं। कृंतक, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं इंसाइजर। दूसरा है रदनक, इंग्लिश में हम बोलते हैं इसे कैनाइन। फिर तीसरा है अग्रचवर्णक, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रीमोलर। और चौथा है यानी कि चवर्णक, इंग्लिश में हम बोलते हैं इसे मोलर। और कृंतक दांतों की संख्या होती है 8, रदनक दांतों की संख्या होती है 4, चवर्णक यानी अग्रचवर्णक दांतों की संख्या होती है 8, और चवर्णक यानी कि मोलर दांतों की संख्या होती है 12। कृंतक दांत है वो हम कोई भी हम चीज़ खाते हैं उसको काटने का कार्य कौन करता है, कृंतक दांत करते हैं। इनके आगे आप कार्य भी लिखते हैं कि जो कृंतक दांत है वो एक काटने का कार्य करते हैं। काटने का कार्य, काटने का कार्य कौन करेगा,
कृंतक दांत, जो कि इनकी संख्या 8 होती है। फिर है रत्नक, इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। इनका कार्य है चीरने फाड़ने का। कोई भी वस्तु को हम, जैसे हम गन्ना खाते हैं तो गन्ने गन्ने खाते हैं तो उसको हम पहले छीलते हैं, इसलिए हम उस एक तरीके से वो छीलने के काम में ये रत्नक दांत ही काम आते हैं, यानी कि कैनाइन दांत। चीरने फाड़ने के काम आता है ये, चीरने फाड़ने के काम में, चीरने फाड़ने चीरने फाड़ने का कार्य है रत्नक दांतों का होता है। फिर है अग्रचवर्णक और चवर्णक। इनके कार्य हैं कि जैसे हम भोजन को चबाते हैं तो वो चबाने का कार्य लास्ट में कौन करता है? अग्रचवर्णक और चवर्णक दांत ही करते हैं। इन दोनों के एक ही कार्य है, भोजन को चबाना, भोजन को चबाना। भोजन को चबाने का कार्य कौन करेगा? अग्रचवर्णक और चवर्णक दांत ही करते हैं भोजन को चबाने के लिए। आप देखिए इसको एक बार ध्यान से, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो हम आगे देखेंगे कि मनुष्य के मुख में कितने दांत होते हैं और बच्चों में कितने दांत होते हैं, कितने दूध के दांत होते हैं, कितने अस्थायी दांत है, कितने स्थायी दांत है। इन सभी के बारे में हम अभी देखेंगे। वयस्क व्यक्ति में वयस्क व्यक्ति में वयस्क व्यक्ति में कुल 32 दांत होते हैं। कितने? 32। कुल 32 दांत होते हैं। जबकि वयस्क व्यक्ति में कितने दांत होते हैं? 32। और बच्चों में कितने दांत होते हैं? 20। बच्चों में 20 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं? 20 दांत होते हैं। वयस्क व्यक्ति में दांतों की संख्या होती है 32 और जबकि बच्चों में होती है 20। अब इनका आपने सुना होगा दंत सूत्र। दंत सूत्र से पहले ये देखिए कि जो दंत सूत्र हम ज्ञात करते हैं वो हम हमेशा आधे जबड़े का ज्ञात करते हैं। जैसे कैसे? ध्यान से देखना कि जैसे ये नीचे का जबड़ा है ये वाला, और ये वाला ऊपर का है, तो जो हम दंत सूत्र ज्ञात करेंगे वो हम हमेशा आधे जबड़े का ज्ञात करते हैं, यानी कि नीचे वाला आधा और नीचे वाला ऊपर इसका। जैसे 4 इसके और 4 इसके, ऐसे हम काउंट करेंगे दंत सूत्र में। तो चलिए देखते हैं दंत सूत्र। पहले वयस्क व्यक्ति का दंत सूत्र देख लेते हैं हम। वयस्क वयस्क व्यक्ति का दंत सूत्र। वयस्क व्यक्ति का दंत सूत्र। वयस्क व्यक्ति का दंत सूत्र होता है 21/21। आपको पता है दंत सूत्र हमेशा आधे जबड़े का ज्ञात करते हैं, यानी कि 21/21/21। 2 और 1 3 और 2 5 और 3 8 और 8 16। अब इसको ये हो गया आधे जबड़े में 16 दांत हो गए, फिर आधे जबड़े में 16 और 16 और 16 32 हो गए पूरे दांत। इस तरीके से बराबर 32। अब इसी तरीके से बच्चों का भी दंत सूत्र होता है, उसे भी देख लेते हैं। बच्चों का दंत सूत्र।
बच्चों का दंत सूत्र होता है 2102, 2102, 2102 अपॉन 2102 इंटू 2 बराबर 20। ये कैसे देखिए, 2 और 1 3 और 2 5 और 5 10, और पूरे छोटे बच्चों जो बच्चे होते हैं उनमें दांतों की संख्या कुल होती है 20। तो 10 ये और 10 आधे जबड़े में और 10 आधे जबड़े में कितने हो गए, पूरे 20 हो गई। यानी कि जो बच्चे होते हैं उनमें अग्र चवर्णक दांतों की संख्या 0 होती है, इसलिए हम 0 लिखते हैं। करंतक दांतों की संख्या आधे करंतक दांतों की संख्या होती है 2 ऊपर और 2 नीचे 4। रदनक होता है 1 ऊपर 1 नीचे, 1 और 1 2। फिर जो अग्र चवर्णक होता है उनकी संख्या 0 होती है, यानी कि अग्र चवर्णक दांतों की संख्या बच्चों में नहीं होती है, वो वयस्क व्यक्ति में ही होती है। फिर है चवर्णक दांतों की संख्या ऊपर 2 और नीचे 2, इस तरीके से 2 और 2 4 और पूरे कितने हो गए, 20 हो गए। तो ये हो गया विषम दंती। अब हम देखेंगे कि दूसरी टाइप थी हमारी कि दांत के 3 प्रकार थे, पहली विषम दंती, दूसरी द्विबार दंती और तीसरी गर्त दंती। हम दूसरा प्रकार देखेंगे यानी कि द्विबार दंती के बारे में। द्विबार दंती दूसरा प्रकार है द्विबार दंती। द्विबार दंती डाइमोर्फोडेंट। द्विबार दंती नाम से पता चल रहा है, द्वि यानी 2 बार, यानी बार, दंत यानी दांत, मतलब दांत 2 बार। हमारे मनुष्य में जो दांत है वो 2 बार निकलते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, द्विबार दंती। एक तो पहले तो दूध के दांत होते हैं, फिर वो वापिस वो होते हैं, फिर उनके बाद हमारे स्थायी दांत आते हैं। लगभग दूध के दांतों की संख्या एग्जैक्ट 20 है और कुल दांतों की संख्या 32, जबकि 12 ऐसे दांत हैं जो स्थायी होते हैं, यानी कि वो चेंज नहीं होते हैं। जब से हमारी निकलते हैं दांत तब से लेके अंत तक दांतों की संख्या वही रहती है, 12, यानी कि स्थायी होते हैं। चलिए द्विबार दंती में देखते हैं हम कि द्विबार दंती किसे कहते हैं। मनुष्य के जबड़े में, मनुष्य के जबड़े में दांत 2 बार निकलते हैं। दांत 2 बार निकलते हैं। दांत 2 बार निकलते हैं, इसलिए इन्हें द्विबार दंती कहते हैं। द्विबार दंती कहते हैं। यानी कि जो मनुष्य के जबड़े में दांत हैं वो 2 बार निकलते हैं, इसलिए हम इन्हें द्विबार दंती कहते हैं। मनुष्य में कुल दांतों की संख्या 32 होती है। कुल दांतों की संख्या कितनी होती है, कुल दांतों की संख्या होती है 32, और जो दूध के दांत हैं उनकी संख्या होती है 20। यानी कि मनुष्य में दूध के 20 दांत होते हैं। दूध के 20 दांत का मतलब है कि इन्हें हम ये दोबारा भी निकलते हैं ये दांत, यानी कि एक बार वो होने के बाद में ये दांत दोबारा निकलते हैं, इसलिए हम इन्हें दूध के दांत भी कह सकते हैं कि मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। और 12 ऐसे दांत है वो स्थायी होते हैं, यानी कि ये 20 दांत हैं, इन्हें हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये अस्थायी होते हैं। क्या बोल सकते हैं इन्हें हम, अस्थायी। अस्थायी दांतों की संख्या भी कितनी होती है, 20 होती है। अस्थायी दांत, अस्थायी दांतों की संख्या भी कितनी होती है, 20 होती है। और स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, 12 होती है। स्थायी दांतों की संख्या
स्थायी दांतों की संख्या 12 होती है। कुल 32 दांत, उनमें से 20 दांत ऐसे हैं जो अस्थायी होते हैं, यानी कि उन्हें हम दूध के दांत भी बोल सकते हैं, और जो 12 दांत होते हैं वो स्थायी होते हैं। ये बच्चों में नहीं पाए जाते हैं, वयस्क व्यक्ति में ये पाए जाते हैं। तो अब हम देखेंगे दांत का तीसरा प्रकार यानी कि गर्तदंती के बारे में, कि गर्तदंती किसे कहते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट शायद आपने ले लिया होगा, अगर लेना चाहे तो। अब हम देखेंगे गर्तदंती के बारे में, जो कि दांत का अंतिम प्रकार है, यानी कि तीसरा, जो कि गर्तदंती यानी कि थीकोडेंट। गर्तदंती किसे कहते हैं? हमारे जबड़े में जो दांत है वो पल्प यानी कि गुहाओं में स्थित होते हैं, गुहाओं में धसे होते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं कि ये गर्तदंती हैं, यानी कि ये धसे हुए होते हैं। हम कह सकते हैं कि मनुष्य के जबड़े में दांत धसे हुए होते हैं, इसलिए इन्हें हम गर्तदंती कहते हैं। यानी कि मनुष्य के मुख में जबड़े में जो दांत हैं वो धसे हुए होते हैं, इसलिए हम इन्हें गर्तदंती कहते हैं। तो चलिए आज हम दांत के बारे में इतना ही पढ़ेंगे। कल दांत की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। अगर कोई और भी रह जाता है दांत के बारे में, वो हम कल पढ़ेंगे। शायद मैंने आपको जो भी पढ़ाया है आज की क्लास के अंदर वो आपको समझ में आ गया होगा पूरा। अगर आपका किसी भी प्रकार का डाउट रहता है तो आप, मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है रेलवे एग्ज़ाम के नाम से, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपके सभी प्रकार के क्वेश्चन आप कोई भी सेंड करेंगे तो वहाँ पूछ सकते हैं। रेलवे एग्ज़ाम के नाम से, रेलवे एग्ज़ाम टेलीग्राम चैनल का नाम है रेलवे एग्ज़ाम। अगर आपको सर्च करने पर टेलीग्राम ग्रुप नहीं मिलता है तो मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम कल की क्लास के अंदर देखेंगे कि जो दांत की संरचना है वो कैसी होती है, कैसी नहीं होती है, और जितने भी फैक्ट है दांत के बारे में वो हम कल की क्लास के अंदर देख लेंगे। तो चलिए, और अगर वीडियो दोस्त पसंद आई हो तो लाइक तो बनता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, लव यू ऑल।